हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन ऑफ जनरल मीटिंग। हम लोगों ने अब तक कुछ सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। सेक्शन 96 हमने किया था, 101 हमने किया था, 102 हमने किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 103। 103 इन रिगार्ड ऑफ कोरम। कोरम कोरम हमने बोर्ड मीटिंग में भी पढ़ा था कि मिनिमम कितने लोग रिक्वायर्ड है, मिनिमम कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड है उस मीटिंग को वैलिडली होल्ड करने के लिए। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम वही बात करें, मिनिमम कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है मीटिंग को वैलिडली कंडक्ट करने के लिए। फाइन, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले सेक्शन 103 कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। देखिए यहाँ पे कोरम को दो कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया गया है। वन इज पब्लिक कंपनी एंड वन इज प्राइवेट कंपनी। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो हमारी पब्लिक कंपनी है उसमें हमने तीन कैटेगरीज सेग्रीगेट किए कि कंपनी में कितने मेंबर्स हैं। देखो बहुत जेन्युइन है, अगर आपके ज़्यादा मेंबर्स हैं तो कोरम ज़्यादा होना चाहिए, कम मेंबर्स हैं तो कोरम कम होना चाहिए, जस्टिफाई सी बात है। वेरस प्राइवेट कंपनी में तो फिक्स कर रखा है कितने भी मेंबर्स हों, आपके कोरम के लिए रिक्वायर्ड 2 मेंबर्स ही पर्सनली प्रेजेंट रिक्वायर्ड होंगे। वेरस पब्लिक कंपनी में तीन अलग 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 कैटेगरीज बना दी गई हैं और ये तीन कैटेगरीज क्या बोल रहा है कि अगर आपके मेंबर्स कहाँ हैं, अप टू 1000 मेंबर्स हैं, अप टू 1000 मेंबर्स हैं तो उस केस में 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब है प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। प्रॉक्सी इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड इन द कोरम। तो यहाँ पे पर्सनली प्रेजेंट की हम बात करें, इट मीन्स प्रॉक्सी विल नॉट बी काउंटेड। प्रॉक्सी विल नॉट बी काउंटेड। तो यहाँ पे एंटायरली जहाँ भी हम जनरल मीटिंग में बात कर रहे हैं वहाँ पे मेंबर पर्सनली प्रेजेंट की बात करें। तो पब्लिक कंपनी हुई, अप टू 1000 मेंबर्स हुए तो कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब 1000 से ज़्यादा तो ऑब्वियसली 1000 ज़्यादा 1001 ही हो सकते हैं ना, कोई हाफ में मेंबर्स तो होंगे नहीं। तो 1001 से लेकर के कहाँ तक, 5000 मेंबर्स तक। 1001 से लेकर के 5000 मेंबर्स तक कितने मेंबर्स चाहिए आपको, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए होंगे, ओके। अब आपकी कंपनी पब्लिक इशू ला चुकी है, लाखों सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होंगे। तो अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं तो वहाँ पे मतलब 5000 से भी ज़्यादा अगर मेंबर्स हैं तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल फॉर्म द कोरम। 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शैल फॉर्म द कोरम, ठीक बात। तो प्रॉक्सी इज नॉट गोइंग टू फॉर्म द पार्ट ऑफ कोरम, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आगे हम एक सेक्शन पढ़ेंगे उसमें कवर करेंगे, तो इसलिए अभी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि मेंबर्स जो हैं पर्सनली प्रेजेंट जो होंगे सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे कोरम में काउंट किया जाएगा। तो 3 केसेस हो गए, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में कितने, अप टू 1000 मेंबर्स, कितने, 5 पर्सनली प्रेजेंट। अगर पब्लिक कंपनी के मेंबर्स 1001 से लेकर के 5000 मेंबर्स हैं तो कितने कितने हुए, याद नहीं है क्या, भूल गए क्या, कितने लिखे हुए हैं, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। और अगर इन केस 5000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। वेयर एज अगर प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है तो रिक्वायर्ड कोरम कितना होगा, वहाँ पे 2 ही है, वट एवर द केसेस दे आर। अब प्राइवेट कंपनी है, 200 से ज़्यादा मेंबर्स हो भी नहीं सकते ना उसमें, तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन करने का कोई सेंस नहीं था। यहाँ पे इन्होंने बोला 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, अगर आपके आर्टिकल्स अगर चाहें तो हायर नंबर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो हायर नंबर ही वैलिड कोरम माना जाएगा। लेट्स अज्यूम कंपनी जो है पब्लिक कंपनी है, उसमें मेंबर्स कितने हैं, अप टू 1000 है, तो एज पर द कंपनीज एक्ट उसमें 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। लेकिन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि 10 मेंबर्स जब पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो ही वैलिड कोरम कॉन्स्टिट्यूट होगा। अगर ऐसा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो आर्टिकल्स में जो लिखा है वो एब्सोल्युटली वैलिड मान लेना, और फिर 10 मेंबर्स से ही कोरम होगा। फिर 5 लोग अगर आएंगे तो कोरम वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट नहीं माना जाएगा। सुन लिया सबने व्हाट आई सेड। अगर आर्टिकल्स बोलते हैं हायर कोरम तो वो हायर कोरम ही वैलिड माना जाएगा। गॉट इट। अब लेट्स डू अ क्वेश्चन, है ना, प्रोविजन तो समझ में आ गया हमें। अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, इट्स अ पब्लिक कंपनी, और लिमिटेड लगा है ना, प्राइवेट लिमिटेड थोड़ा लिखा है, तो इट्स अ पब्लिक कंपनी जिसमें मेंबर्स हैं, मेंबर्स अप टू 1000 वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एओए में लिखा हुआ है, एओए में कि कोरम के लिए रिक्वायर्ड जो नंबर होगा दैट वुड बी 10 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल्स में। लेकिन ग्रेजुअली कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस हुए और एक ही पर्सन ने मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया, और एक सर्टेन टाइम आया कि अभी कंपनी में टोटल मेंबर से 8 रह गए हैं अभी प्रेजेंटली। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 8 ही हैं, 8 ही हैं। पब्लिक कंपनी है, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए, 7 से ऊपर कितने भी हो सकते, 7 भी हो सकता है एग्जैक्टली, 8 9 10 1000 500 50,000 कितने भी रख लो। अभी प्रेजेंटली कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 8, जबकि रैक्विजिट कोरम है 10। इस केस में क्या होगा फिर? देखो, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि आर्टिकल्स में हायर नंबर लिखा हुआ है और नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्विजिट नंबर से नीचे चले जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो ही, जो भी मेंबर्स हैं कंपनी में वो ही वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे मीटिंग। तो इस केस में जो 8 मेंबर्स हैं वो ही क्या कर लेंगे, फॉर्म कोरम, और फिर मीटिंग कॉल करके क्या कर लेना, आर्टिकल्स ऑल्टर कर लेना, एंड देन ऑल्टर एओए। तो ये एओए ऑल्टर कर लेंगे और एओए ऑल्टर करके जो है कोरम को नीचे करके ले आएंगे। तो 5, तो किसी भी केस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 से कम हो जाए मेंबर, कोरम हमारा रिक्वायर्ड 5 है, ठीक है। बात क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कोरम नहीं आया, हाफ एन आवर में कोरम नहीं आया। अगर कोरम नहीं आया तो फिर उस केस में क्या किया जाएगा, मीटिंग एडजर्न की जाएगी। सेम बोर्ड मीटिंग में भी ऐसा ही था। एडजर्न कब की जाती है, नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड। कुछ और डिसाइड करे तो बात ही अलग है, अदरवाइज तो नेक्स्ट वीक में। लेकिन अगर रेक्विजिशन पे मीटिंग कॉल की गई थी, रेक्विजिशन मतलब मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे मीटिंग कॉल की थी और फिर भी कोरम नहीं आया, यार ये तो हद ही हो गई है। मतलब मेंबर खुद पहले तो रिक्वेस्ट दे रहे थे और फिर खुद ही नहीं आ रहे हैं मीटिंग में, तो फिर उस केस में मीटिंग एडजर्न नहीं होती, मीटिंग कैंसल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है, कैंसल्ड। फिर ऐसा नहीं है कि हम एडजर्न कर रहे हैं फिर भी वेट कर रहे हैं, बोले यार मेंबर जिन्होंने बुलाया उनको ही नहीं पड़ी तो कंपनी क्यों पड़ी होगी, तो डेफिनेटली उस केस में मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसल। तो 2 बातें हैं। नंबर 1 केस है कि अदर देन रिक्विजिशन में कॉल की गई है, मतलब डायरेक्टली या तो एजीएम थी या बोर्ड ने खुद ने ईजीएम कॉल करी थी। और दूसरा केस है दैट इज़ व्हाट, रिक्विजिशन से मीटिंग कॉल कराई गई थी। अगर अदर देन रिक्विजिशन का केस है तो मीटिंग वही एडजर्न हो जाएगी नेक्स्ट वीक, सेम डे, प्लेस, अदरवाइज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। बोर्ड कुछ और डिसाइड करता है तो फिर अदर जो भी डेट होगी वो, अदरवाइज क्या होगा, नेक्स्ट वीक ही माना जाएगा। वेरस अगर रिक्विजिशन पे कॉल हुई थी तो कंपनी से बोलते पागल है क्या हम, तुमने बोला मीटिंग कॉल करो और हमने सारे अरेंजमेंट कर लिए और तुम आए नहीं, हद होती है। गलत बात। आज अगर मान लो आज आपके घर पे कोई गेस्ट खुद आगे से बोले कि मैं आ रहा हूँ, खाना रेडी रखना, और आप खाना वाना बना लो और वो आए नहीं, तो कितना गुस्सा आएगा ना आपको, यार हद हो गई है यार, इतनी मेहनत करके हमने कितनी सारी चीज़ें बनाई, तो अब तो वो खाना, अब ये मीटिंग कैंसल्ड हो चुकी है, अब नेक्स्ट टाइम कभी नहीं बुलाइए उस गेस्ट को। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही बात है कि अगर रिक्विजिशन पे कॉल की जा रही है तो मीटिंग क्या हो जाएगी, शैल स्टैंड कैंसल्ड। फाइन। अच्छा, अब इसमें नोटिस क्या होगा, एडजर्न मीटिंग अगर हो रही है ड्यू टू वांट ऑफ कोरम तो हमें 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। सेकेंड स्टैंडर्ड में और भी बातें लिखी हुई है, लेकिन अभी हम सिर्फ कंपनीज एक्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ कंपनीज एक्ट का प्रोविजन बता रही हूँ। तो हम 3 डेज़ का नोटिस यहाँ पे सेंड करेंगे। 3 दिन का नोटिस एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे करके आप कर सकते हैं। तो एडजर्न मीटिंग और चेंज ऑफ डे, टाइम या प्लेस, द कंपनी शैल गिव नॉट लेस देन 3 days नोटिस। 3 days नोटिस, क्या बोल रहा है, 3 days नोटिस टू द मेंबर्स। कैसे देगा, ईदर इंडिविजुअली या फिर एडवर्टाइजर्स इन द न्यूज़पेपर, जैसा कंपनी के लिए प्रैक्टिकल है। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कम है, आप इंडिविजुअल भेज सकते हो तो भेज दो, मेल से भेज दो या जैसे भी। और अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं और सबके मेल आईडीज़ आपके पास नहीं अवेलेबल हैं, तो इन दैट केस फिर आप एडवर्टाइजमेंट दे दो, सबसे सेफ है, बेस्ट रहता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी दे सकते हो। अब सुनो ध्यान से, जनरल मीटिंग की बात हो रही है।
मीटिंग कॉल हुई, हाफ एन आवर में कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ, मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न। मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न। अब एडजर्न मीटिंग का डे आया और उसमें भी कोरम नहीं आया, उसमें भी कोरम नहीं आया, तो क्या कर लिया जाएगा? जितने मेंबर्स प्रेजेंट है वही मीटिंग कॉल कर लेंगे। अब बहुत से बच्चे ना बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग के प्रोविजन को एकदम खिचड़ी बना देते हैं। बोर्ड मीटिंग में तो ये क्लियर कट प्रोविजन है कि अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आता तो मीटिंग कैंसिल हो जाती है, ये बोर्ड मीटिंग का प्रोविजन है। लेकिन जनरल मीटिंग का क्या प्रोविजन है कि अगर मीटिंग एडजॉर्न होती है जनरल मीटिंग वाली और एडजॉर्न जनरल मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं है, कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो जो मेंबर्स हैं वो ही कोरम फॉर्म कर लेंगे, वो ही कोरम फॉर्म कर लेंगे। ठीक बात, समझ में आ गया सबको अच्छे से? इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। से मान लो एक फादर हैं, उनकी 2 डॉटर्स हैं, है ना। अब 2 डॉटर्स हैं और दोनों डॉटर्स के साथ पिकनिक प्लान हुआ, ठीक है। अब पिकनिक प्लान हुआ, हमने डेट डिसाइड कर ली कि इस डेट पे हम पिकनिक चलेंगे। अब बड़ी वाली डॉटर को कुछ काम हो गया, बड़ी वाली डॉटर को कुछ काम आ गया, ठीक है। अब बड़ी वाली डॉटर को कुछ काम आ गया तो ऑब्वियसली छोटी वाली डॉटर क्या बोलेगी कि कोई बात नहीं डैड, अपन नेक्स्ट वीकेंड का कर लेते हैं, इट्स ओके, दीदी को काम आ गया। अब मान लो नेक्स्ट वीकेंड भी वापस से बड़ी दीदी को काम आ गया और वो नहीं आ रही हैं, तो छोटी वाली क्या बोलेगी? ये ना बहुत नाटक करती है, आप तो छोड़ो डैड, अपन ही चलते हैं, अपन ही चलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द सेम प्रोविजन ओवर है कि यहाँ पे बोलते हैं कि यार हद होती है कि हम मेंबर को बार बार बोल रहे हैं और मेंबर्स आते ही नहीं हैं, तो जो आ रहे हैं वो पागल थोड़ी ना है, तो जो वो पागल नहीं है बिल्कुल भी, तो वो आ रहे हैं, उनके टाइम की इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, तो जितने मेंबर्स आ रहे हैं वो ही कोरम फॉर्म कर लेंगे। लेकिन याद रखना कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। जितने मेंबर्स की बात की जा रही है, देखो, even at adjourned meeting also quorum is not present within half an hour, then members word use हो रहा है और members का मतलब होता है minimum 2। ग्रामर अगर बचपन में पढ़ी हो, सिंगुलर और प्लूरल अगर कभी ऐसे याद आ गए हों गलती से, तो मेंबर मतलब सिंगल पर्सन होता है, मेंबर्स का मतलब 2 और मोर होता है, तो इसलिए कम से कम 2 मेंबर्स तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे ही होंगे। 2 मेंबर्स के बिना तो मीटिंग हो ही नहीं सकती। अगर सिंगल मेंबर ही प्रेजेंट हुआ तब तो मीटिंग कैंसल्ड ही है बॉस, और या फिर एक भी नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट कैंसल्ड है, फिर तो फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा आपको। कोरम जो है मस्ट प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग, नॉट एट एवरी स्टेज ऑफ द मीटिंग। ये कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है, एसएस ने कुछ और बोला है, एसएस की बातें हम बाद में देखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, बोर्ड मीटिंग में तो एक्ट नहीं बोला था कि हर स्टेज पे कोरम प्रेजेंट होना चाहिए, बोला था ना ऐसा। लेकिन जनरल मीटिंग में एक्ट क्या बोलता है कि यार कमेंसमेंट पे अटेंडेंस लगाने भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। शक्ल दिखा दी उन्होंने कि हाँ भाई वो कंपनी है, कंपनी की मीटिंग हो रही है, तो ठीक है शक्ल दिखाने आ गए, इट्स ओके, दैट्स इट। तो अगर बाद में कोरम शॉर्टफॉल भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कंपनीज एक्ट बोलता है। कंपनीज एक्ट को दिक्कत नहीं है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को दिक्कतें हो सकती है जो एसएस में हम पढ़ लेंगे। गॉट इट? तो ये बात समझ में आ गई सब लोग को आई गेस। सेक्शन 103 की, तो 103 में हमने कोरम के बारे में पढ़ा। कोरम में हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों के लिए अलग अलग बातें हैं। प्राइवेट कंपनी में तो सिंपली 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। पब्लिक में 3 कैटेगरीज हैं, तीनों के लिए अलग अलग दे रखा है, 5, 15 एंड 30। और जो कोरम है अगर हाफ एन आवर में प्रेजेंट नहीं होता है तो मीटिंग क्या की जाएगी? एडजर्न की जाएगी, वही नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस पे, अदरवाइज डिसाइडेड अनलेस अदरवाइज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। और अगर रिक्विजिशन में मीटिंग कॉल हुई थी तो मीटिंग कैंसल्ड, एकदम कैंसल्ड, फिर कोई एडजमेंट नहीं होगा। ठीक बात? अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं वो ही कोरम फॉर्म कर लेंगे। ठीक बात? और एडजॉर्न मीटिंग का नोटिस कितने दिन का जाएगा? 3 डेज का। इधर इंडिविजुअल भेज दो या फिर पब्लिश कर दो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। फाइन, चलिए नेक्स्ट मूव टू द सेक्शन नंबर 104, दैट इज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। देखिए हर मीटिंग का चेयरमैन होना कंपलसरी है, बिना चेयरमैन की मीटिंग हो ही नहीं सकती। अब अपॉइंट कैसे करेंगे? बोर्ड मीटिंग में तो चेयरमैन के लिए सेक्शन ही नहीं था, वहाँ तो टेबल एफ ने जो बोल दिया वो मान लिया हमने। यहाँ पे तो बाकायदा सेक्शन दे रखा है कि चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। प्राइमा
प्राइमा फैसली चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होगा शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स, हैंड रेस कर दो, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं बताओ मिस्टर ए को चेयरमैन अपॉइंट करे कि नहीं करे, हैंड रेस कर दो, ठीक है, हैंड रेस समझ में आ गया। हर मेंबर को एक वोट मिल जाता है, काउंट कर लेते हैं और चेयरमैन इलेक्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए पोल डिमांड हो जाता है। अगर पोल डिमांड हो गया तो पोल कंडक्ट करना पड़ेगा। अब पोल क्या होता है, पोल का मतलब होता है जैसे बैलेट होते हैं उस पर आपको लिखना पड़ता है, वो मशीन से भी हो सकता है या पेपर भी हो सकता है, जैसे इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन एग्जैक्टली वैसा ही। तो जितने शेयर्स होते हैं ना उसको उतना वोट मिलता है। मेरे पास 1 लाख शेयर्स है तो 1 लाख वोट मिलेगा, आपके पास 1 करोड़ शेयर्स है तो आपको 1 करोड़ वोट मिल जाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वोटिंग। अगर पोल डिमांड हो गया तो पोल इमीडिएटली कंडक्ट करना पड़ेगा। अब ये पोल वोल क्या होते हैं ये सब चीज़ें ना नेक्स्ट हमारे सेक्शन आएगा जिसमें हम वोटिंग के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन 107, 109, 107 हम पढ़ेंगे शो ऑफ हैंड्स के बारे में, 109 हम पढ़ेंगे पोल के बारे में। तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एक ही चीज़ के लिए 2 बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि पहली प्रायोरिटी में तो शो ऑफ हैंड्स होगा, और अगर पोल डिमांड हो गया तो आपको इमीडिएटली इफ पोल डिमांडेड देन टेकन फोर्थ विथ मतलब इमीडिएटली आपको पोल कंडक्ट करना पड़ेगा। इमीडिएटली कंडक्ट पोल, ठीक है। और अगर मान लीजिए शो ऑफ हैंड्स में हम ए को अपॉइंट करना चाह रहे थे, लेकिन जब पोल डिमांड हुआ और पोल के रिजल्ट में कोई मिस्टर बी चेयरमैन है तो डेफिनेटली मिस्टर बी ही रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो मिस्टर बी ही एज अ चेयरमैन कंटिन्यू करेगा। इज दिस क्लियर? तो चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए क्या, पहले शो ऑफ हैंड से मेंबर्स में से कोई एक पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है, और अगर पोल डिमांडेड है तो पोल कंडक्ट करेंगे, और पोल कंडक्ट अगर कर लिया आपने तो रिजल्ट अगर चेंज हो जाता है से इन केस, तो फिर जो भी एक्चुअल में अब अपॉइंट हुआ है चेयरमैन वो ही रिमेनिंग मीटिंग को कंटिन्यू करेगा एज अ चेयरमैन, पुराना वाला हट जाएगा। सिंपल क्लियर बात, इसमें ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग है नहीं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करें प्रॉक्सीज। इस सेक्शन को अच्छे से समझना, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 105 दैट इज ऑफ प्रॉक्सी। अच्छा, कौन होते हैं प्रॉक्सी? से मेरे पास कम से कम ना करके 50 कंपनी के शेयर्स हैं, 50 कंपनीज के शेयर्स आई डू हैव, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सारी कंपनीज की जनरल मीटिंग जो होती है वो सितंबर मंथ में होती है। अब प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मैं जो है एक ही डेट पे 2 मीटिंग होने की वजह से मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पा रही, और जबकि आई एम विलिंग कि मेरा वोट कास्ट हो। तो अगर मैं नहीं जा सकती तो मेरे पास ऑप्शन है मैं किसी और के थ्रू मीटिंग पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो मेंबर अपना जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भेजता है, जो अपने बिहाफ पे उसको मीटिंग अटेंड करने का राइट देता है, दैट इज़ नोन एज प्रॉक्सी। बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग, कॉलेजेस में लगाइए ना प्रॉक्सी। भाई आपका फ्रेंड नहीं है, एब्सेंट है, और आप उसकी अटेंडेंस लगा रहे हो, एग्जैक्टली वो ही पर्सन है प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि जब मेंबर हिमसेल्फ is not willing to attend the meeting due to whatever the reason is there, and he is willing to appoint some other person on his place, so that person is known as proxy. Is this okay? proxy समझ में आ गया कौन होता है proxy? अब जो ये proxy है ना, proxy, ये proxy का अपॉइंटमेंट कौन से फॉर्म में होगा? ये proxy का अपॉइंटमेंट होगा MGT 11 में। किस में होगा? MGT 11 में, ठीक है। ये जो प्रॉक्सी फॉर्म है ना, ये नोटिस के साथ अटैच होता है। आपको याद होगा 101 में नोटिस में मैंने कंटेंट ऑफ नोटिस बताया था। उस कंटेंट ऑफ नोटिस में हमने पढ़ा था कि हम प्रॉक्सी की डिटेल्स भी डालते हैं। तो MGT 11 नोटिस के साथ ही अटैचमेंट में चला जाता है, और फिर जो भी इंटरेस्टेड मेंबर होता है वो कंपनी को फिल करके भेज देगा वो MGT 11, जिसमें प्रॉक्सी का नाम वाम लिख देगा, डिटेल्स डाल देगा। और ये फॉर्म जो है प्रॉक्सी फॉर्म मीटिंग से 48 आवर्स बिफोर कंपनी के पास पहुंच जाना चाहिए। तो क्या व्हाट इट सेज, इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग ऑफ प्रॉक्सी मस्ट बी डिपॉजिटेड विद द कंपनी 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से कितने 48 आवर्स बिफोर ये सबमिट हो जाना चाहिए। फाइन, अब आगे सुनो। मान लो आर्टिकल्स में प्रोविजन लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में प्रोविजन लिखा हुआ है कि
प्रॉक्सी फॉर्म आपको सबमिट करना कंपलसरी होगा 80 आवर्स बिफोर, 80 घंटे पहले जमा कराना पड़ेगा। तो क्या ये वैलिड प्रोविजन है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये वैलिड प्रोविजन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हायर टाइम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये मेंबर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, क्योंकि उसको 80 घंटे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मुझे प्रॉक्सी अपॉइंट करना है या मैं खुद जाऊंगा। वेराज 48 आवर्स में तो क्या होता है, लास्ट मोमेंट तक ही कैन डिसाइड कि मैं जाऊंगा या प्रॉक्सी जाएगा। तो इसलिए ऐसा आप कोई भी वॉलेशन नहीं कर सकते हैं एक्ट का। लेकिन अगर आर्टिकल्स ये बोलते हैं कि आप प्रॉक्सी 30 घंटे पहले सबमिट कर सकते हो, तो वो एब्सोल्युटली ओके है, क्योंकि वो मेंबर्स के बेनिफिट में है। मेंबर्स को आपने रिलैक्सेशन दे दिया कि वो 30 घंटे पहले भी डिसाइड कर सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रोविजन अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है जो 48 आवर्स से ऊपर टाइम देता है तो वो वॉइड माना जाएगा, और 48 आवर्स ही वैलिड पीरियड होगा। मेरी बात सुन ली सबने? एग्जाम्पल बता देती हूँ फटाफट से, देखो एक बार से। मान लो कंपनी है ए लिमिटेड, और इस ए लिमिटेड के आर्टिकल्स बोलते हैं प्रॉक्सी फॉर्म टू बी सबमिटेड बिफोर 70 आवर्स ऑफ जनरल मीटिंग के 72 आवर्स बिफोर या 70 आवर्स बिफोर उसको सबमिट करना पड़ेगा। अब मैं 2 एग्जाम्पल पूछ रही हूँ आपसे, फर्स्ट एंड सेकंड। मेंबर है, एक मेंबर ए है और एक मेंबर बी है। मेंबर ए ने अपना प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट किया था 65 आवर्स बिफोर, ठीक है, और मेंबर बी ने अपना प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट किया था 24 आवर्स बिफोर, ठीक है। तो इसमें से आप ये बताओ कौन सा प्रॉक्सी फॉर्म वैलिड है और कौन सा नहीं है। कंपनी दोनों को इनवैलिड बोल रही है। कंपनी बोल रही है कि ए ने जो भेजा है वो 65 आवर्स बिफोर भेजा है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 70 आवर्स की है, तो उसको भी हम वैलिड नहीं मानते। और इवन बी जो है उसने भी 24 आवर्स का मतलब शॉर्टर नोटिस भेजा है, तो हम इसको भी वैलिड नहीं मानते हैं। तो आप लोग बताइए मुझे कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। मैंने अभी भी बोला अगर आर्टिकल्स में 48 आवर्स अगर बियॉन्ड लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। क्या हो जाएगा, वॉइड। तो क्या प्रिवेल करेगा, 48 आवर्स ही प्रिवेल करेगा। मीन्स एक्चुअल नोटिस पीरियड कितना माना जाएगा, 48 आवर्स माना जाएगा। अब फर्स्ट केस में ए ने 65 आवर्स बिफोर दिया, मतलब 48 आवर्स का कंप्लाइंस हो गया। 48 आवर्स से पहले देना है, कभी भी दे सकता है वो, तो ये एब्सोल्युटली ओके है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी ने तो कंपनीज एक्ट का वायलेशन कर डाला, क्योंकि वहाँ पे 48 आवर्स है, उसने 24 आवर्स बिफोर दिया था, इसलिए बी का जो है वो नोटिस ऑफ प्रॉक्सी वैलिड नहीं माना जाएगा। इज ओके, बात समझ में आ गई है? चलिए अब इसके कुछ प्रोविजंस और देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी कोरम की बात की थी, तब मैंने आपको बोला था कि प्रॉक्सी जो है कोरम में काउंट नहीं होगा। कोरम में मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट ही काउंट होते हैं, तो इसका मतलब प्रॉक्सी कोरम में से एक्सक्लूडेड रहेगा। प्रॉक्सी शैल रिमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोरम, ठीक बात। सेकेंडली जो प्रॉक्सी है वो शो ऑफ हैंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। शो ऑफ हैंड्स वोटिंग का एक मैनर है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। प्रॉक्सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोल डिमांड कर सकता है और पोल में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो पोल से वोटिंग होती है ना, उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकता है और वोटिंग भी कर सकता है। इज दिस ओके? बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लो, प्रॉक्सी अपॉइंटेड कैन बी मेंबर और नॉन मेंबर, तो वो कोई भी हो सकता है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि एक मेंबर ही प्रॉक्सी हो सकता है, किसी भी आउटसाइडर को आप प्रॉक्सी बना सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, किसको प्रॉक्सी बनाया जा सकता है, कितने लोग मिलकर के एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 कंडीशंस हैं। वी आर हैविंग 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन एक प्रॉक्सी मैक्सिमम 50 मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी हो सकता है। कितने? 50 मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी हो सकता है, और जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो टोटल एग्रीगेट होल्डिंग जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या बोल दिया मैम। एक काम करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं हम फटाफट से।
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल से, मान लो कंपनी है, उसमें वही ए लिमिटेड ले लेते हैं, इसमें 25 मेंबर्स मिल करके किसी मिस्टर एक्स को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं। प्रॉक्सी 25 मेंबर्स मिस्टर एक्स को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं, और इन 25 मेंबर्स की जो होल्डिंग है, होल्डिंग वो है 8% की। तो क्या ये प्रॉक्सी वैलिड प्रॉक्सी है? ऑफ कोर्स दिस इज अ वैलिड प्रॉक्सी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। पहली कंडीशन 25 मेंबर्स हैं विच इज़ विद इन द लिमिट ऑफ 50 से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, और सेकेंड कंडीशन है उनकी होल्डिंग 8% से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनना। से मान लो केस ऐसा है कि टोटल 60 मेंबर्स वन प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं, और इन 60 मेंबर्स की जो होल्डिंग है, होल्डिंग दैट इज से 5%, इनकी होल्डिंग 5% ही है। तो क्या यहाँ पे वैलिड प्रॉक्सी होगा? तो ये आंसर है नो, इट्स नॉट अ वैलिड प्रॉक्सी, क्योंकि 60 मेंबर्स हो गए हैं और 60 मेंबर्स क्या हो गए, 50 के बियॉन्ड चले गए। ऑल्दो इनकी 5% की लिमिट तो अलाउड हो रही है, लेकिन 60 मेंबर्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना मैंडेटरी होगा। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो वैलिड प्रॉक्सी नहीं है। ठीक है, दोनों कंडीशन क्लियर है? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक सिंगल मेंबर है, वन मेंबर, वो मिस्टर एक्स को प्रॉक्सी बनाता है। सिंगल मेंबर है, सिंगल मेंबर, वो मिस्टर एक्स को प्रॉक्सी बनाता है, लेकिन इस सिंगल मेंबर की जो होल्डिंग है दैट इज 12%। अब सिंगल मेंबर की होल्डिंग 12% है, तो क्या ये प्रॉक्सी वैलिड है या नहीं है? तो यहाँ पे ये प्रॉक्सी एब्सोल्युटली वैलिड है। क्यों मैम, यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, 12% है, 10% बोला था अभी अभी आपने, आप झूठ बोलते हो क्या एकदम? अरे मैंने ये बोला था कि अगर एक से ज़्यादा मेंबर्स एक सिंगल प्रॉक्सी को अपॉइंट करते हैं तो उन सबका जॉइंट जो होल्डिंग है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सिंगल मेंबर के पास 10% ज़्यादा है तो ये थोड़ी ना कि वो अपने 2 टुकड़ों में 2 प्रॉक्सी बनाएगा। मेरा 6% का प्रॉक्सी एक्स है और बाकी के 6% का प्रॉक्सी वाई, 2 प्रॉक्सी थोड़ा अपॉइंट करने वाला है वो। तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पे उसको एक ही प्रॉक्सी अपॉइंट करना है। तो ये प्रोविजन सिंगल प्रॉक्सी के लिए नहीं है, सिंगल पर्सन के लिए नहीं है। ये प्रोविजन मल्टीपल मेंबर्स अगर एक सिंगल प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं तो उन सबका जॉइंट होल्डिंग जो होगा वो 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। आई गेस अब सबको समझ में आ गया होगा। एक बार लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। पर्सन अपॉइंटेड एज प्रॉक्सी shall not act as proxy on behalf of more than 50 members and members holding in aggregate more than 10% of total share capital of the carrying voting rights. Got it? अच्छा, अब यहाँ पे जो भी पर्सन है वो साइन वाइन करके प्रॉपर फॉर्म वॉर्म सबमिट करेंगे, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। प्रॉक्सी फॉर्म शुड बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द अपॉइंटर, बिना साइनिंग के प्रॉक्सी वैलिड हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब अगर कोई पर्सन उस प्रॉक्सी फॉर्म का इंस्पेक्शन करना चाहता है तो वो उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, इंस्पेक्शन के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन इंस्पेक्शन के लिए उसको नोटिस देना पड़ेगा पहले से, और इंस्पेक्शन का नोटिस दिया जाएगा 3 days बिफोर द मीटिंग, 3 दिन पहले दिया जाएगा। और इंस्पेक्शन आप कर सकते हो मीटिंग से 24 आवर्स बिफोर। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रख लेना कि नोटिस देना है 3 days का। अगर कोई भी दूसरा मेंबर ये बोलता है कि मुझे जो भी प्रॉक्सी फॉर्म आ रहे हैं वो इंस्पेक्ट करने, ऐसा वो बोलता है, तो ठीक है वो इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन इंस्पेक्शन के लिए उसको इंटीमेशन प्रायर देनी पड़ेगी मीटिंग से 3 दिन पहले। और इंस्पेक्शन कब कर पाएगा वो? 24 आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग वो ये कर सकता है। इज दिस ओके? अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट मैं एग्जाम्पल, लास्ट पॉइंट को समझाने से पहले ना मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। अच्छा, से लेट्स अज्यूम कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ध्यान से सुनना। केस 1 बता रही हूँ। केस 1, एक पर्सन है
मिस्टर ए, ही इज द मेंबर ऑफ द कंपनी, मेंबर। इस मिस्टर ए ने पहले प्रॉक्सी अपॉइंट किया किसी मिस्टर पी को और कंपनी को इंटीमेशन दिया 52 आवर्स बिफोर, इसका इंटीमेशन दिया, ठीक है। फिर सडनली पी ने बोला कि आई वोंट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, तो मिस्टर जो ए था मेंबर से बोला ठीक है इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं प्रॉक्सी चेंज कर देता हूँ। तो मिस्टर ए ने जो प्रॉक्सी है वो चेंज किया और प्रॉक्सी किसको बना दिया, मिस्टर क्यू को बना दिया। और जो क्यू की इंटीमेशन जो कंपनी को दी उसने वो दी मीटिंग से 25 आवर्स बिफोर, 25 घंटे पहले इन्फॉर्म किया। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि अगर बाय चांस यहाँ पे ये जो इंटीमेशन दी गई है 25 आवर्स बिफोर, तो क्या ये इंटीमेशन वैलिड इंटीमेशन है या नहीं। कंपनी तो बोल रही है आपने 25 घंटे पहले इन्फॉर्म किया है तो हम इसको वैलिड नहीं मानते क्योंकि मिनिमम इंटीमेशन 48 आवर्स की है। वेयरएस जो मेंबर है बोलता है यार मैंने तुम्हें 52 आवर्स बिफोर इंटीमेशन कर दिया था ना, अब तो मैं सिर्फ प्रॉक्सी का नाम चेंज कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है इस केस में क्या होगा, क्या ये मिस्टर क्यू का जो इंटीमेशन है वो वैलिड है कि नहीं है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट वैलिड, ये एब्सोल्युटली क्या है, नॉट वैलिड है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपको 48 आवर्स बिफोर देना ही पड़ेगा, 48 आवर्स से कम आपने इंटीमेशन दिया है तो वो वैलिड नहीं माना जाता। आर्टिकल्स ने शॉर्टर पीरियड बोला है तो ठीक बात है, लेकिन अगर आर्टिकल्स ने शॉर्टर पीरियड नहीं बोला है तो डेफिनेटली जो 48 आवर्स का पीरियड है वो आपको फॉलो करना ही करना है। अच्छा अब एग्जाम्पल नंबर 2 समझना आप लोग, केस नंबर 2। इस एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या हुआ कि मान लो कंपनी ने 2 प्रॉक्सी अपॉइंट किए, एक पी और क्यू, एक ही मेंबर ए ने ये 2 प्रॉक्सी अपॉइंट किए थे, है ना। ए का इंटीमेशन गया था 52 आवर्स बिफोर और क्यू का इंटीमेशन गया था से 48 आवर्स बिफोर, ठीक है। इसका मतलब दोनों ही वैलिड थे। अब बाय चांस मीटिंग में दोनों ही पहुंच जाए, बोथ प्रेजेंट एट मीटिंग, अगर दोनों की दोनों ही मीटिंग में पहुंच जाए तो अब बताओ आप क्या बोलते हो, कौन सा पर्सन एंटाइटल होगा। तो एक चीज़ सिंपल है, क्लियर कट है, जब भी आप सब्सिक्वेंट प्रॉक्सी अपॉइंट करते हो तो पुराना वाला प्रॉक्सी एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो पी है वो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन एंटाइटल्ड है, क्यू इज एंटाइटल्ड एज प्रॉक्सी। तो यहाँ पे जो P है उसके पावर्स खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही मिस्टर ए ने मेंबर ने सब्सिक्वेंट प्रॉक्सी अपॉइंट किया था वैसे ही पुराना प्रॉक्सी एब्सोल्युटली इनवैलिड हो चुका है, ठीक बात। केस 3 है, मान लो मिस्टर ए ने P को प्रॉक्सी अपॉइंट किया, P को प्रॉक्सी बनाया और लेकिन उसने P जो है मीटिंग में पहुंचा लेकिन ए खुद ही पहुंच गया मीटिंग के अंदर। तो क्या अभी यहाँ पे ए एंटाइटल्ड है कि P एंटाइटल्ड है। ऑल्दो ए ने P को प्रॉक्सी बनाया था लेकिन स्टिल दोनों पहुंच गए, तो कौन एंटाइटल्ड है, ऑफ कोर्स ए एंटाइटल्ड है। तो वहाँ पे उस केस में मेंबर इज ऑलवेज एंटाइटल्ड, मेंबर इज एंटाइटल्ड। तो प्रॉक्सी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। अगर इन केस क्या हो जाता है, मेंबर खुद मीटिंग में प्रेजेंट हो जाता है तो प्रॉक्सी रिवोक हो जाएगा। लेकिन मान लो वो थोड़ा देर से आता है मेंबर और ऑलरेडी जो है प्रॉक्सी कोई वोटिंग पार्टिसिपेशन कर चुका है, तो फिर वो वोटिंग पार्टिसिपेशन इनवैलिड नहीं होगा। जो उसने पार्टिसिपेशन कर लिया है वो एब्सोल्युटली वैलिड माना जाएगा। ये लास्ट पॉइंट जो था वो था, मैं अब इसकी लैंग्वेज पढ़ देती हूँ। If after appointment of proxy, the member himself attends the meeting, then proxy will be revoked. However, if proxy has already participated in voting, then proxy will not get revoked. Proxy will not get revoked. तो ये हमारा जो सेक्शन है प्रॉक्सी वाला यहीं पे ख़त्म होता है। मैं एक बार फटाफट से रिकैप करा देती हूँ, सेक्शन में काफ़ी सारे बातें पढ़ी हमने। देखो पहली बात, जो प्रॉक्सी है वो कोई भी हो सकता है, मेंबर नॉन मेंबर कोई भी हो सकता है। प्रॉक्सी जो अपॉइंट किया जा रहा है वो MGT 11 फॉर्म में होगा। 48 आवर्स बिफोर इसका फॉर्म कंपनी को जमा कराएंगे आप। और अगर
कंपनी के आर्टिकल शॉर्टर पीरियड देते हैं तो वो दे सकते हैं, अगर लेकिन उन्हें हायर पीरियड दे दिया है, लॉन्गर पीरियड दे दिया है, तो वो वॉइड माना जाएगा और 48 आवर्स ही प्रिवेल करेंगे। अब अगर जॉइंट पर्सन्स मिलकर के, बहुत सारे मेंबर्स मिलकर के सिंगल प्रॉक्सी बना रहे हैं तो वो बना सकते हैं, लेकिन वो प्रॉक्सी मैक्सिमम 50 लोगों के लिए हो सकता है और उनका जो जॉइंट होल्डिंग है वो 10% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक बात। हाँ, सिंगल पर्सन का तो हो सकता है 10% से ज़्यादा। अगर आपने एक बार प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, आप सब्सिक्वेंट प्रॉक्सी अपॉइंट करते हैं तो पुराना वाला प्रॉक्सी क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है। और मेंबर खुद अगर अटेंड कर लेता है मीटिंग तो भी प्रॉक्सी रिवोक हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉक्सी ऑलरेडी कुछ वोट कर चुका है तो वो रिवोक नहीं हो सकता। तो आज हमने 3 सेक्शंस के बारे में पढ़ा। 103 दैट इज फॉर कोरम, 104 चेयरमैन एंड 105 इज फॉर प्रॉक्सी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना इनफ है। रेस्ट ऑफ द सेक्शंस के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।